इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसका फॉर्मेट होता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इसमें सबसे पहले आ जाता है बेसिक सैलरी एडियरेंस पे, यानी कि जो सैलरी एक्चुअल में एम्प्लॉय को मिलती है वो एक्चुअल सैलरी ही कहलाता है बेसिक सैलरी एडियरेंस पे। उसके बाद आता है डियरेंस अलावेंस। डियरेंस पे और डियरेंस अलावेंस अलग अलग चीज़ है। डियरेंस पे यानी कि बेसिक सैलरी यानी जो एक्चुअल अमाउंट है वो, और डियरेंस अलावेंस यानी जब महंगाई बढ़ने के कारण एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ महंगाई भत्ता देता है, महंगाई बढ़ रहा है इसलिए, तो वो कहलाता है डियरेंस अलावेंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलावेंस होते हैं, मतलब कि बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनके लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसे देता है, एक्स्ट्रा पैसे बेसिक सैलरी से अलग, तो उसको कहते हैं अलावेंस। परक्यूसाइट या फैसिलिटी, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसे ना दे करके वो चीज़ ही प्रोवाइड कर देता है, कोई चीज़ दे देता है, तो उसको कहते हैं फैसिलिटी। जैसे कि घर की फैसिलिटी, कार की फैसिलिटी, है ना। फिर पेंशन। पेंशन यानी जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसे एक अमाउंट मिलती है, वो कहलाता है पेंशन। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड, जब एम्प्लॉय काम करते रहता है तो उसका एक सैलरी में से कुछ पैसे कट के प्रोविडेंट फंड में जमा किए जाते हैं। उसमें एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के अकाउंट में कुछ पैसा जमा करता है, तो एम्प्लॉय खुद जो पैसा जमा कर रहा है वो तो उसका इनकम नहीं होगा, लेकिन एम्प्लॉयर जो पैसा उसके अकाउंट में हर महीने जमा कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, वो उसका इनकम हो जाता है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड ये टैक्सेबल होता है। ग्रेच्युटी यानी जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसे एक लमसम अमाउंट इकट्ठे बहुत बड़ी धनराशि कुछ मिलती है, वो कहलाती है ग्रेच्युटी। लीव सैलरी यानी कि जब एम्प्लॉयज़ को कुछ छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन उस छुट्टियों के बदले वो जब तो एम्प्लॉयज़ को छुट्टियां मिलती हैं तो एम्प्लॉय को उन छुट्टियों में भी पैसा मिलता है अवकाश के टाइम भी, तो वो कहलाता है लीव सैलरी। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी यानी कि जब एम्प्लॉय को 3 या 4 दिन महीने में छुट्टियां रहता है उनका, लेकिन अगर एम्प्लॉय अपनी मिली हुई छुट्टियों को नहीं लेता है और वो काम करते रहता है, यानी कि जो उनको मिला हुआ है छुट्टी उसको भी जब वो यूज़ नहीं करते और वो लगातार काम करते रहते हैं, तो उसके लिए उनको एक बेनिफिट, एक पैसा, उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है बोनस की तरह, तो वो हो जाता है प्रॉफिट इन अ लीव ऑफ सैलरी। ये सब जोड़ देने पे आता है ग्रॉस सैलरी। उसमें से डिडक्शन करना होता है अंडर सेक्शन 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50% का, और इंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस यह सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, ये प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और प्राइवेट को नहीं, और स्टैंडर्ड हर किसी को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स जब क्वेश्चन में दिया होगा तो ये अलाउ होता है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और इसके लिए भी फॉर्मूला है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, यानी कि जो छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो एक्चुअल अमाउंट एंटरटेनमेंट के लिए मिल रहा है वो, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 20% अगर वो छोटा होगा तो वो, या फिर 5,000 पर एनम, साल भर में 5,000। इन तीनों में से जो छोटा होगा वो उसी को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट टैक्स प्रोफेशनल टैक्स जिसे कहा जाता है, यह मैक्सिमम 2,500 तक ही अलाउ होता है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता। और अगर ये क्वेश्चन में दिया है और प्रीवियस ईयर में अगर ये पेड हुआ है तो ही ये अलाउंस माना जाएगा, अदरवाइज ये अलाउ नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें अब आते हैं हम अलाउंस के साइड। तो अलाउंस में सबसे पहले होता है 3 टाइप का, एक होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, एक होता है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट। तो और एक होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो इसमें सबसे पहले जो फुल्ली टैक्सेबल है
तो पूरा तरीके से टैक्सेबल। अगर ये अलाउंस दिया है तो कोई इसमें नहीं देखने, जितना दिया है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो है डियरेंस अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस, सिटी कंपनसेशन अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, ओवर टाइम अलावेंस, टिफिन अलावेंस, सर्वेंट अलावेंस, वार्डन अलावेंस, टेलीफोन अलावेंस और मैरिज अलावेंस। ये सारे अगर दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो वो पूरा का पूरा अमाउंट अलाउ हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। अब आता है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट अलावेंस। तो इसमें सबसे पहला आता है हाउस रेंट अलावेंस। अगर बोलेगा हाउस रेंट के लिए अलावेंस मिल रहा है, यानी कि एम्प्लॉय को घर नहीं दे करके घर में रहने के लिए, अगर किराए के घर में एम्प्लॉय रह रहा है तो घर में रहने के लिए कुछ पैसे उसे मिल रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है बल्कि उसे पैसे मिल रहे हैं, तो वो कहलाएगा हाउस रेंट अलावेंस। इसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट होगा, यानी कि जो छोटा है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए, मतलब जितना अमाउंट उसको एम्प्लॉयर दे रहा है एचआरए के लिए वो, या फिर जितना वो रेंट पे कर रहा है उसमें माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए स्पेशल, डीए यानी डियरेंस अलावेंस, स्पेशल यानी कि जब क्वेश्चन में डीए के साथ पार्ट ऑफ द सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट ये वर्ड दिया होगा, इसका मतलब डीए स्पेशल है, तो वो यहाँ पे प्लस होगा अगर ये दो वर्ड दिए हुए हैं तो। या कमीशन, कमीशन भी स्पेशल है अगर कमीशन में टर्नओवर वर्ड दिया होगा, कैलकुलेट ऑन टर्नओवर, तो या स्पेसिफिक कोई रेट दिया होगा कमीशन का, तो वो हम कमीशन स्पेशल मानेंगे। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए लेना है प्लस रेंट पेड, जितना वो रेंट पे कर रहा है वो, माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 40% ऑफ सैलरी लेना है। या अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉई का जगह रहने का जगह मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता दिया हुआ है तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे, 40% दूसरे जगहों के लिए, और इन 4 जगह के लिए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के लिए 50% ऑफ सैलरी रहेगा। इन तीनों में से एक्चुअल रेंट ऑफ एचआरए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, या अगर ये 4 जगह है तो फिर 50%। तो इन तीनों में से जो छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इनमें से अगर कोई छोटा हुआ वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल क्या होगा, तो टैक्सेबल एचआरए इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव, यानी जितना अमाउंट एम्प्लॉयर दे रहा है और माइनस करेंगे एग्जेम्पशन, यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा जो एग्जेम्पशन, मान लो यहाँ पे 500 रुपये एग्जेम्प्ट हो रहा है, मतलब इन तीनों में से 500 रुपये सबसे छोटा था, तो हमने एग्जेम्पशन में 500 ले लिया और मिल रहा था 1000 का, तो हम यहाँ करेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तो 1000 माइनस एग्जेम्पशन था 500, तो 500, तो टैक्सेबल हो जाएगा बाकी का 500 रुपये। अब यहाँ पे डीए दिया हुआ था, तो डीए हमेशा दो टाइप का होता है, जब डीए में पार्ट ऑफ सैलरी वर्ड दिया होगा या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट तो वो, और दूसरा होता है नॉर्मल। वैसे ही कमीशन में टर्नओवर वर्ड लिखा होगा तो वो स्पेशल, और नहीं तो फिर नॉर्मल। यदि एम्प्लॉई ऐसे मकान में रह रहा है जिसका किराया वो खुद नहीं दे रहा है, तो फिर उसका पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो किराए के मकान में तो रह नहीं रहा है, इसलिए पूरा एचआरए जितना पैसा उसे घर में रहने के लिए मिल रहा था वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब कुछ अलावेंस ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल पेमेंट जहाँ तक हुआ है वहाँ तक वो एग्जेम्प्ट होता है, और बाकी जो पैसा बच गया वो टैक्सेबल हो जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका है कट एचआरए। कट एचआरए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सी से कन्वेंसी अलावेंस, यू से यूनिफॉर्म अलावेंस, टी से ट्रैवलिंग अलावेंस, एस से हेल्पर अलावेंस और आर से रिसर्च अलावेंस। ट्रैवलिंग अलावेंस अगर ये फॉर टूर लिखा हुआ है, टूर वर्ड है, तो फिर वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर टूर बोल दिया इसका मतलब वो पैसा बचेगा ही नहीं, वो मतलब पूरा खर्च हो चुका है, ये मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे टूर अगर वर्ड दिया है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और सिर्फ ट्रैवलिंग अलावेंस दिया है, तो अगर ट्रैवलिंग अलावेंस एम्प्लॉयर दे रहा है 2000 और उसमें से खर्चा हो गया है 1500, तो खर्चा जितना हो गया 1500 वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जो खर्चा नहीं हुआ है, जो पैसा बच गया यानी कि 500, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स अलावेंस एग्जाम्प्ट टू द सम लिमिट, यानी कि अलावेंस कुछ लिमिट तक ही एग्जाम्प्ट होंगी, उसके बाद टैक्सेबल हो जाएंगी। तो सबसे पहले आता है एजुकेशन अलावेंस। इसमें पर मंथ पर चाइल्ड दिया रहता है, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड का अलावेंस मिलता है, इससे ज़्यादा का नहीं।
बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो पर 100 रुपीज़ पर मंथ और पर चाइल्ड, हर चाइल्ड के ऊपर 1 रुपये। अगर 2 बच्चे, सॉरी 100 रुपये, अगर 2 बच्चे हैं तो 200 रुपये उसे अलाउ होगा, मतलब एग्जाम्प्ट होगा। और हॉस्टल अलावेंस, इसमें एग्जाम्पशन होता है 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए ये अलावेंस मिलता है। ट्राइबल एरिया अलावेंस, यानी कि कुछ पिछड़े जगहों में जाके रहना पड़ रहा है, ऐसा कोई जगह है, तो वहाँ पे 200 रुपये पर मंथ मिलता है, अलावेंस एग्जाम्प्ट होता है। और अंडरग्राउंड अलावेंस, अगर जैसे खदान वदान में अंदर जाना पड़ता है, माइंस वगैरह में, तो वहाँ पे 800 रुपये पर मंथ मिलता है, एग्जाम्पशन। और ट्रांसपोर्ट या रनिंग अलावेंस, अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, यानी कि कुछ रेलवे हो गया या बस वाला कोई सिस्टम, बस ट्रक, तो फिर उसमें उसको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग उसके में एग्जाम्प्ट होता है, या तो 10,000 पर मंथ, या फिर जो अलावेंस है उसका 70%, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, बाकी टैक्सेबल होगा। अदर एम्प्लॉयज़ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम नहीं करते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो उनको, अगर वो डिसेबल एम्प्लॉई है तो उसे 3200 तक का एग्जम्पशन मिलता है। हिल एरिया अलावेंस, इसमें आ जाता है 300 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है, और इससे ज़्यादा अगर है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। अब हमारा अलावेंस होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परक्यूसाइट या फैसिलिटी। तो फैसिलिटी मतलब जब एम्प्लॉयर पैसा ना दे करके वो चीज़ ही एम्प्लॉय को दे देता है। तो सबसे पहले तो आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी कि जब एम्प्लॉयर उसको रहने के लिए जगह दे रहा है, ठीक। तो इसके 3 केस हो सकते हैं। एक, अगर वो घर खुद एम्प्लॉयर का है, यानी कि खुद वो मालिक जो है वो एम्प्लॉयर ही उसका मालिक है और वो एम्प्लॉय को अपना घर रहने के लिए दे रहा है। दूसरा हो सकता है कि एम्प्लॉयर कोई रेंट पे कोई घर लेकर के फिर उसको एम्प्लॉय को दे रहा है। और तीसरा हो सकता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी होटल में रुकने को दे रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन, जब वो घर का मालिक खुद एम्प्लॉयर होगा, तो वहाँ पे हम पॉपुलेशन से RFA का, मतलब कि रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन करते हैं। अगर पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है, जिस जगह पे वो उसका घर है वहाँ का पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है, तो सैलरी का 7.5% टैक्सेबल होगा। और अगर पॉपुलेशन 10 से 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और मोर देन 25 है, 25 से ज़्यादा है पॉपुलेशन, तो 15% ऑफ सैलरी जो होगा वो टैक्सेबल हो जाता है। अगर प्रश्न में जनसंख्या नहीं दी है तो 25 लाख मान करके कैलकुलेशन किया जाता है। अब अगर हाउस एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है और फिर एम्प्लॉय को दिया है रहने के लिए, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर HFA, सॉरी RFA, यानी कि हाउ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि वो रेंट जो एम्प्लॉयर एक्चुअल में पे कर रहा है वो अमाउंट, या फिर 15% ऑफ सैलरी। अब एम्प्लॉय अगर उसको रहने के लिए होटल दे रहा है, एम्प्लॉयर अगर उसको रहने के लिए होटल दे रहा है एम्प्लॉय को, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। पहला, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जितना होटल का अमाउंट पे कर रहा है वो, या फिर 24% ऑफ सैलरी। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो टैक्सेबल हो जाता है। सेम यहाँ पे भी इन दोनों में से जो छोटा होगा वो टैक्सेबल होता है। अब अगर वो फर्निश्ड हाउस है तो 10% ऑफ फर्नीचर यहाँ पे प्लस करना पड़ता है। अगर फर्निश्ड हाउस है, फर्नीचर वगैरह मिला हुआ है, तो 10% ऑफ फर्नीचर का जो वैल्यू होगा उसका 10% हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। अगर वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का है, तो एम्प्लॉयर अगर उस फर्नीचर का मालिक है तो यहाँ पे 10% ऑफ फर्नीचर आएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अगर फर्नीचर को रेंट पे लेकर दिया है, तो जो रेंटल वैल्यू होगा, जो रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, वो अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर इन सब के बदले वो एम्प्लॉय से कुछ पैसा ले रहा है एम्प्लॉयर, तो वहाँ पे एनी अमाउंट जो एम्प्लॉय पे कर रहा है खुद, तो वो अमाउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय खुद पे कर दिया तो वो तो उसका इनकम नहीं होगा। इसलिए एम्प्लॉय अपना जो पैसा पे कर रहा है अगर कुछ भी थोड़ा बहुत, तो वो माइनस हो जाता है। तो फिर इस तरीके से टोटल हमारा टैक्सेबल RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन, हमको मिलता है।
यहाँ पे हमने बहुत सारी जगह पे यहाँ पे 24% ऑफ सैलरी और इससे पहले 15% ऑफ सैलरी देखा था। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस होता है। बेसिक सैलरी यानी एक्चुअल सैलरी जो होगा वो, डीए स्पेशल यानी कि पार्ट ऑफ सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट बोला होगा तो, और कमीशन तो कोई भी कमीशन चलेगा नॉर्मल, और बोनस जो दिया होगा वो, और ऑल टैक्सेबल अलाउंस जो जितने भी प्रकार के अलाउंस होंगे वो सब, इन सबको जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम सैलरी मानेंगे और यहाँ पे उसका 24% और 15% कर देंगे। यहाँ पे एक नोट ये है कि यहाँ पे कैलकुलेशन, ये सारे जो भी कैलकुलेशन हमने किए आरएफए का, वो एक्चुअल में प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई केस हुआ, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दिया हुआ है तो उसका जो भी आरएफए का अमाउंट दिया होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसका हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाउस फैसिलिटी के बाद अदर फैसिलिटी में कार आ जाता है। कार के भी तीन तरीके से इसका कैलकुलेशन हो सकता है। एक होता है फुल्ली ऑफिशियल यूज़, यानी कि पूरा का पूरा ऑफिस यूज़ के लिए कार मिला है, या तो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सन, कुछ टाइम ऑफिस का काम भी और साथ में अपना पर्सनल काम भी इसमें कर सकते हैं ऐसा, या फिर फुल्ली पर्सनल, या तो पूरा का पूरा उसने एम्प्लॉय को पर्सनल यूज़ के लिए कार दे दिया एम्प्लॉयर ने। तो ये तीन तरीके में अलग अलग कैलकुलेशन होता है। अगर वो फुल्ली ऑफिस यूज़ के लिए तो एम्प्लॉई को तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो इसलिए वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। पार्टली ऑफिशियल है, मतलब आधा टाइम के लिए वो ऑफिस का काम भी उसमें कर रहा है और खुद का पर्सनल काम भी, तो उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें भी दो टाइप होते हैं। पहला, अगर रिपेयर और मेंटेनेंस एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो फिर बिग कार, अगर बड़ी कार बोला है बिग या लार्ज, तो 2400 पर मंथ कैलकुलेट होगा उसका, और रेंट, और स्मॉल कार बोला है तो 1800 पर मंथ रेंट कैलकुलेट होगा, और अगर ड्राइवर भी मिल रहा है तो 900 रुपये। अगर रिपेयर और मेंटेनेंस खुद एम्प्लॉय ही पे कर रहा है तो फिर बिग कार है तो 900 रुपये, स्मॉल कार है तो 600 रुपये पर मंथ, और ड्राइवर है तो 900 रुपये पर मंथ। 2400, 1800, 900 अगर एम्प्लॉयर खुद रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा निकाल रहा है तो, और एम्प्लॉई अपना खुद का निकाल रहा है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पैसा नहीं दे रहा है तो फिर बिग कार का 900, स्मॉल का 600 और ड्राइवर का 900 रुपये पर मंथ, तीनों का। अब फुल्ली पर्सनल यूज़, अब पूरे का पूरा पर्सनल यूज़ के लिए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने दे दिया कार, तो वैल्यू ऑफ वर्क्यूसाइट शुड बी, पहला होता है एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर फॉर कार, मतलब एक्चुअल में वो कितना पैसा एम्प्लॉयर खर्चा किया है कार के लिए वो पैसा, प्लस 10% ऑफ कार, कार का जो वैल्यू होगा उसका 10%, अगर वो कार का ओनर एम्प्लॉयर है तो ये प्लस होगा। और इन दोनों का प्लस करने पे जो अमाउंट आएगा उसमें से अगर एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर कुछ पैसा ले रहा है कार फैसिलिटी के बदले तो उसको माइनस कर देंगे। तो फिर जो अमाउंट आएगा वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट या फैसिलिटी होगा। अगर अगर एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा कार मिले हुए हैं ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूज़ के लिए, तो उसमें से एक कार को बोथ यूज़ के लिए मानेंगे, मतलब ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए यूज़ हो रहा है ये मानेंगे, और बाकी कार को फुल्ली पर्सनल यूज़ मान करके कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जिस कार में एम्प्लॉयर ने ज़्यादा खर्चा किया है उस कार को हम पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल मानेंगे।